हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन के लिए मॉडल सेट पेपर 32, जिसमें जीके जीएस और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पूछा गया आपसे, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, प्रमोद सावंत। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और गोवा के जो चीफ जस्टिस हैं वह हैं दीपांकर दत्ता। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2। बीसीसीआई ने किस गेंदबाज को पाली उमरीगर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है? पूछा गया आपसे, बीसीसीआई ने किस गेंदबाज को पाली उमरीगर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3। गोदना किस राज्य से संबंधित लोक कला शैली है? पूछा गया आपसे, गोदना किस राज्य से संबंधित लोक कला शैली है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बिहार राज्य से। गोदना बिहार राज्य से संबंधित लोक कला शैली है। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया आपसे, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वाई.बी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी थे और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। आपको याद रखना है इनका नाम भी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? पूछा गया आपसे, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, हिप्नोलॉजी। नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश राज्य में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पूछा गया आपसे, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं और सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8। शिलादित्य किस शासक की उपाधि थी? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस शासक की उपाधि शिलादित्य थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की उपाधि थी शिलादित्य और हर्षवर्धन के शासनकाल में 5वीं बौद्ध संगति कन्नौज में आयोजित हुई थी और हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग उसके दरबार में आया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9। कतर देश की राजधानी क्या है? पूछा गया आपसे, कतर देश की राजधानी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, दोहा। कतर देश की राजधानी है दोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। आंद्रे आगासी के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? पूछा गया आपसे, आंद्रे आगासी के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है या आंद्रे आगासी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, डेनिस द मिनोस। आंद्रे आगासी के नाम से डेनिस द मिनोस को जाना जाता है और यह एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? पूछा गया आपसे, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, हर्शेल। अवरक्त किरणों की खोज हर्शेल के द्वारा की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था? पूछा गया आपसे, दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ के 4 ऑप्शनों के अनुसार इसका जो आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, 1562 में दास प्रथा का अंत अकबर के द्वारा किया गया था
और यदि आपसे पूछा जाता है दास प्रथा का पूर्ण रूप से अंत किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 में दास प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया गया था। तो यहाँ आपसे 1562 जो है यह अकबर के बारे में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पूछा गया आपसे कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 शांति। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया और इन्हीं के साथ यह अवार्ड मलाला यूसुफजई को दिया गया था, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। पूछा गया आपसे इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में लंदन में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। पूछा गया आपसे क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, दीफू दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है। पूछा गया आपसे दीफू दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, बोकारो स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है। पूछा गया आपसे बोकारो स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। बोकारो स्टील लिमिटेड झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक महिला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, महाकवि कालिदास किसके राज दरबार में रहते थे। पूछा गया आपसे महाकवि कालिदास किसके राज दरबार में रहते थे, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में रहते थे और उनकी जो प्रमुख रचनाएं वह है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम या परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इन्हें भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, कुचिपुड़ी का संबंध किस भारतीय राज्य से है। पूछा गया आपसे कुचिपुड़ी का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश राज्य से। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। इसकी 3 राजधानियां हैं विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल। सीएम है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है। पूछा गया आपसे भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 नागार्जुन। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है और नागार्जुन ने मिलिंद पेनो की रचना की थी, जिसमें नागसेन और मिनांडर के बीच के कथनों को वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, एक वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए आपको बताना है त्वरण दुगना हो जाएगा या संवेग दुगना हो जाएगा या फिर गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी या स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया है यदि किसी वस्तु का वेग दुगना किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 उसका संवेग दुगना हो जाएगा। संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है। यदि वेग को दुगना किया जाएगा तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसके भार और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको यह पूछा गया है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर इसका भार कम हो जाता है तथा इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी पर इसका भार तथा द्रव्यमान स्थिर रहते हैं और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो प्रश्न है आपसे, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर भेजी जाती है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23, इनमें से किसी पिंड का भार शून्य नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछा गया इनमें से किस जगह पर किसी पिंड का भार शून्य नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 किसी घर्षणहीन सतह पर किसी पिंड का भार शून्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के केंद्र
और स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान और अंतरिक्ष में किसी भी वस्तु का बाहर शून्य होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। वेग को यदि दुगना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपसे पूछा गया है वेग को यदि दुगना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, दुगना हो जाएगा। संवेग को p के द्वारा दर्शाया जाता है और संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यदि वेग को दुगना किया जाएगा तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से सरल आवर्त गति में क्या स्थित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, आवर्तकाल। सरल आवर्त गति में जो आवर्तकाल होता है वह स्थिर होता है और सेकेंडी लोलक का जो आवर्तकाल होता है वह 2 सेकंड का होता है। इसे आपको याद रखना है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूछा गया आपसे मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा का निर्माण होता है और रेगिस्तान में कुछ दूरी पर जलाशय पानी होने का जो भ्रम होता है उसे ही मृग तृष्णा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से एंडोस्कोपी में किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की विधि पर आधारित होता है और इस विधि का उपयोग शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। मनुष्यों की आंखों की स्वास्थ्य क्रियाशीलता को कौन सा विटामिन बढ़ाता है? पूछा गया आपसे मनुष्यों की आंखों की स्वास्थ्य क्रियाशीलता को कौन सा विटामिन बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, विटामिन ए। विटामिन ए मनुष्यों की आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। मानव शरीर में किस अंग के शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? आपसे पूछा गया है मानव शरीर में किस अंग के शोथ के कारण या किस अंग के अच्छी तरह से कार्य नहीं करने के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यकृत। मानव शरीर में यकृत के शोथ अर्थात यकृत के सही से कार्य न करने पर हेपेटाइटिस रोग होता है और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर आपको इनमें से किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी की बीमारी में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है और टीबी के टीके की खोज अल्बर्ट कैलमेट तथा कैमिली ग्यूरिन ने की थी। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का स्कोर क्या रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।